हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया था। मैंने आपको होमवर्क में दिए थे बेटा 4.2। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दिया था और 5 और 6 मैंने करा दिए थे। तो वो अभी मैं आप लोगों के डाउट्स मेरे पे जो आए हैं वो मैं बता दूंगा। देखते हैं किस किस के आए हैं, नहीं आए हैं तो आगे चलते हैं। ठीक है, बढ़िया है, नहीं कराए तो किसी ने। अब बेटा जो दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट इज एक्सरसाइज 4.2, इसको मैं सबसे लास्ट में ही कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग टेंशन ना लें क्योंकि ये हमारी सिलेबस से हट चुकी है, मगर इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मेथड ही तो हटा है, उस इक्वेशंस को किसी और मेथड से कर दो, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में करेंगे। फिलहाल मैं आज आपको 4.3 स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज न्यू मेथड। तो हेडिंग डालिए बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम हिंदी में श्रीधाचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। बेटा इसका इतना बड़ा यूज है, 11th क्लास में यही आने वाला है। बेटा चाहे जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होते वो इससे हो जाते हैं। बेटा इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये हमें पहले ही बता देता है कि इसके सोल्यूशन कैसे आने वाले हैं। बहुत हेल्प करता है हमारी बताने में। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सुनते रहिए मेरी बात ध्यान से, और चाहे किसी को भी समझ में ना आए तो वो मेरे से पूछ सकता है क्या है। देखिए मान लीजिए, देखो मैं इसमें रामायण तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ ना, वो आपसे पूछा जाए। जब हम मिलेंगे तब हम मैं बताऊंगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा देखो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, सुनते रहना मेरी बात। सबसे पहले एक छोटी सी चीज निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। देखो कितना फायदेमंद है, देखना। इसमें हम एक चीज निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल डी। बेटा इस डिस्क्रिमिनेंट, देखो पहले बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत फायदेमंद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप कहोगे भैया ये बी क्या है। बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, 4 अपने पास से लिखा, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें डी निकालते हैं। जब आपने डी निकाल लिया तो आप क्या करते हो, चेक करते हो। बेटा अगर आपका डी 0 से बड़ा आया, जैसे सॉल्व करा, डी आ गया 5 6 7 8, कुछ भी 0 से बड़ा आया, तो बेटा आप यकीन मानना कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स। यानी उसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, वो सॉल्व किया जा सकता है, उसके हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। बट कैसे होंगे, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक 1 होगा तो एक 2 होगा, एक 2 है तो कोई और सा होगा साथ में, दोनों इक्वल नहीं होंगे। कब, जब डी क्या आता है 0 से। तो बेटा इससे निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। वरना एग्जाम में क्या आता है, कुछ भी लिख के दे देंगे, 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 4, करो सॉल्व। अब आप करे जा रहे हो फैक्टराइजेशन से, क्या पता ये सॉल्व भी ना हो रहा हो, क्या पता इसके सॉल्यूशन ही ना हो, क्या पता। तो फिर कैसे करोगे, तो इसके लिए इस फॉर्मूले में यही खास बात है कि सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं। कैसे, अगर डी 0 से बड़ा आ गया तो वो सॉल्व हो पाएगा। उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल बट अनइक्वल। अनइक्वल मतलब दोनों सेम नहीं होंगे, अब मैं करके भी दिखाऊंगा। दूसरा, अगर डी 0 के बराबर आ जाता है, सॉल्व होके किसके बराबर आ जाता है, इक्वल्स टू 0, तो बेटा याद रखिएगा रूट्स कैसे होते हैं, रियल तो होंगे एंड साथ के साथ इक्वल भी होंगे। इक्वल मतलब 1 1 हो गए दोनों रूट्स, 2 2 हो गए, 3 3 हो गए, 4 4 हो गए, 5/2 5/2 हो गए। यानी जो भी रूट्स होंगे वो इक्वल, रियल तो होंगे, निकाले तो जा सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैसे आएंगे, इक्वल। अब आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपका डी उसमें 0 आ रहा है, आप सॉल्व करने बैठे, अगर आपके दोनों रूट्स अलग अलग आ रहे हैं तो आपने क्या करा है, इसका मतलब गलत करा है। क्योंकि आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि जब डी 0 के बराबर होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। बट अगर डी लेस देन 0 आ जाए, -1 -2 या माइनस में आ जाए कुछ भी, तो बेटा याद रखना नो रियल रूट्स। उस केस में हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते। रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। और ये वाला पार्ट आपको 11th में सीखना है। ये वाला जो पार्ट है वो आपकी 11th क्लास में है। हमें इस क्लास में केवल यही दो चीजें हैं,
हम लोग अगर कभी भी हमारा डी 0 से छोटा आ जाए तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। क्या बोल देंगे? दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आई ये वाली बात? तो डी लेस देन 0। अब ठीक है, अब इतना होने के बाद अभी तो आया ही नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है। अब क्या आता है आपका मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। मैं तो आपको ये सलाह देता हूं कि साइड बाय साइड ना कुछ भी ना हो तो बेटा डी निकाल लिया करो, डी चेक कर लिया करो रफली। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके जो सॉल्यूशन है वो सही आएंगे या गलत। अगर आप श्योर है तो कोई दिक्कत नहीं है, श्योर नहीं है तो डी निकाल के चेक कर लो कि ये सॉल्व हो पाएगा भी या नहीं। यानी डी अगर 0 या 0 से बड़ा आया तो सॉल्व हो पाएगा, 0 से छोटा आया तो नहीं हो पाएगी वो इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू, x ही तो होता है रूट्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। अब डी क्या है? जो भी डी आया होगा, जो भी डी की वैल्यू आई होगी उसका अंडर रूट अपॉन 2 है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आप कहोगे भैया हमें समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली मैथ्स तो पढ़ने वाले हैं, मैथ्स छोड़ने वाला है नहीं कोई, और जो छोड़ेगा उसके लिए बात अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है ये वाला पार्ट, तो उसमें यही फॉर्मूला है दोबारा। तो अब बी क्या है? ये, यानी एक बार तो हमें प्लस का लेके सॉल्व करना है और एक बार हमें माइनस का लेके सॉल्व करना है, डिवाइड में 2 है। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बस इसको नोट डाउन करिए और मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसका यूज कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ और चैप्टर ये भी खत्म करते हैं। इसके बच्चों खतरनाक क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बड़े खतरनाक है, वो मैं कम से कम, वो भी जैसे सर्कल के चलाए थे मैंने हफ्ते भर, वो भी हफ्ते भर चलाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज इसके सारे एग्जाम्पल खत्म कर दूंगा, एग्जाम्पल 10 से लेके एग्जाम्पल 15, और आपके लिए होमवर्क में आज 4.3 आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। और बेटा ये जो मैंने बताया है, ये नेचर बताया है मैंने, नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताया मैंने? ये नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स कैसे होंगे, ये सब नेचर ही तो लिखा है मैंने, कि रूट्स रियल होंगे या अनइक्वल। तो ये हालांकि 4.4 एक्सरसाइज में है, लेकिन मैंने अभी बता दिया है क्योंकि अभी हमें सॉल्व करना है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप 4.3 4.4 चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो। पहले 4.3 करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे और आगे चलेंगे। अब सुनिए, पहले एग्जांपल देखिए फिर आपके डाउट्स। और अभी सुन लो, होमवर्क में एक्सरसाइज ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लेना। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो। आगे अगर आप 10 के 10 नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पहले 5 कर लो, फिर थोड़े मैं करा दूंगा, क्योंकि वो लास्ट के इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे को आने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो शर्म के मारे नहीं पूछते। तो ऐसा करो, आप 5th तक करके लाओ बस। कोई डाउट है मेरे से पूछेंगे कल, और फिर 6 से 11th मैं कराऊंगा कल ही। ठीक है, फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, तो लिख लो यहाँ होमवर्क में, डू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। और जो नहीं कर रहा मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, आपकी पढ़ाई। अब सुनिए, और हाँ 4.2 बाद में करेंगे, पहले बता रहा हूँ, कोई ये मत समझना नहीं करेंगे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है उसकी भी, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, देखिए तो क्वेश्चन है, होमवर्क लिख लिया था ना, एग्जाम्पल 10 आ रहा है आपके सामने, पहले मैं एक एक एग्जाम्पल करा रहा हूं। ठीक है, सॉल्व। ओके, देखो एग्जाम्पल 10 छोड़ो, एग्जाम्पल 10 तो हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल 10 उसी की तरह है। आपको याद है मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, उसमें क्या था, लेंथ और ब्रेथ, जिसमें हमारी इक्वेशन बनी थी ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, याद है? जिसमें मैंने पढ़ाया था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दो ट्वाइस में 3 ज्यादा है, 2x प्लस 3 वाला, याद है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट क्लास में, कि जिसमें जो मैंने बताया था कि बेटा कि अगर लेंथ x है तो जो ब्रेथ होगी वो उसके ट्वाइस में एक, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, याद है ना? तो वही क्वेश्चन को उन्होंने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, आपको याद हो। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो स्टेप 1, बेटा सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो देखो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
b कितना है यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 2 और c कितना है माइनस का 528। ध्यान से देखो माइनस का 528 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा d कितना आ रहा है आपका, आप चेक करिए d आ रहा है 1 प्लस 528 की 8 में करेंगे तो आएगा बेटा कितना 4224। इन दोनों को चाहे करके देख लो और d कितना आ गया 4225। अब ध्यान से देखो क्या लिखेंगे यहाँ d इज लेस देन 0 सो रूट्स आर कैसे होंगे रूट्स, अभी पढ़ाया था नेचर क्या था रियल एंड अनइक्वल। रूट्स तो निकलेंगे मगर कैसे आएंगे अनइक्वल आएंगे। चलो अब आ जाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये निकल गया समझ में, डी आ गया कैसे निकाला। अब बाय सीधाचार्य फॉर्मूला या फिर मैं कह सकता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 1 है ना, माइनस पहले से है तो माइनस 1 हो जाएगी क्योंकि माइनस ऐसे लिख दिया b की 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया 4225 तो क्या लिख दो 4225 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है 2 यानी 2 2 जा 4 ए की जगह 2 रख दिया 2 2 जा 4। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 65। बेटा ये जो 4225 है ये 65 होता है, 65 का डिवाइड बाय 4। अब एक लाइन बना लो अपने अकॉर्डिंग, एक बार क्या करो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 65/4। एक बार तो मैंने प्लस यूज कर लिया बेटा क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार क्या यूज कर लिया -1 माइनस 65/4। ये कितना बचा x इक्वल टू 64/4 और x कितना आ गया 4 1 जा 4 4 13 नहीं सॉरी 4 1 जा 4 4 16 ठीक है। तो एक बार तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 16 आ गई और दूसरे केस में कितनी आएगी x इक्वल टू माइनस का 66/4। बस इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। दो रूट्स आ गए, देखो कैसे रियल आए हैं बट अनइक्वल, दोनों अलग अलग आए नहीं आए निकल गए लेकिन अनइक्वल, और ये मेरा क्वेश्चन खत्म। इससे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा यार, ज्यादा बड़ा है नहीं, एग्जाम्पल 10 खत्म है। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। आगे चलते हैं ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आता है एग्जाम्पल 11, ध्यान से सुनेंगे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी तो मैं करा रहा हूं फिर आप करेंगे। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। समझ रहे हो, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड। बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट द टू consecutive odd positive integers be x and x plus 1। बिल्कुल गलत बेटा, इसमें क्या आएगा x and x plus 2। क्या बोला है ऑड, ऑड में क्या होता है जैसे 1 है तो अगला क्या होगा 3, 3 है तो फिर 5 यानी एक दो ज्यादा, 1 से 3 आता है ना तो वही है। अगर मैंने x माना है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2 फिर x प्लस 4। समझ गए, क्योंकि साफ साफ बोला है ना ऑड है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना ऑड होता या इवन होता तो उसमें ये नंबर लेते हैं हम। हाँ अगर वो केवल कहता पॉजिटिव तो x और x प्लस 1, लेकिन अब ऑड बोला है ना तो x और x प्लस 2 होगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 290, यानी x इसका स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर का सम किसके बराबर दे रखा है 290। समझ गए, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या दे रखा है, तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया और दोनों का सम किसके बराबर है बेटा 290 के। और जब ये 290 के आ गया तो अब इसे सॉल्व करिए। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 290 है ना। और यहाँ से सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286। बस अब तो आप सॉल्व कर सकते हो ना डी की मदद से।
कैसे, मैं एक और करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा, फिर आप करेंगे। तो डी अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या रखेंगे बेटा 4 रखेंगे का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या रखेंगे 2 और सी की जगह माइनस का 286। चेक कर लो चाहे तो, यही तो आएगा। और यहां से जब आप देखोगे तो डी की वैल्यू जो आती है वो आती है बेटा 576। चाहे तो सॉल्व करके देख लो सबको, ठीक है। सबको जब सॉल्व करोगे तो बेटा यही आएगी, ठीक है। आप चेक कर लो आराम से जब सबको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कर दो इसको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होके कर सकते हो। कैसे, x इक्वल टू माइनस बी कितना आया 4 प्लस माइनस, सॉरी थोड़ी गलती हुई है शायद, एक मिनट बेटा जरा करना मल्टीप्लाई इनकी। चलो रुको रुको, एक स्टेप और बढ़ा लो, ये कट जाएगा ना अभी शायद, और इसको और आसान कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 क्या बेटा 143, हाँ ठीक है। ये बनेगी 2 कॉमन लेके काट दिया ना बच्चों, 2 कॉमन लिया और काट दिया। अब निकाल लो, अब b कितना है, हाँ अब b आ जाएगा कितना 576। जब इसको लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से तो d कितना आ जाएगा 576। अब निकाल दो x इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 576 अपॉन 2 1 जा 2, 2a की वैल्यू 1 है ना, तो यहां से x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट 576 की वैल्यू 24 और x कितना आ जाएगा 22 अपॉन 2 दैट इज 11। और यहाँ क्या आएगा माइनस 2 माइनस 24 बाई 2, तो x क्या आएगा माइनस 26 बाई 2 माइनस 30। तो x 11 और माइनस 13। उस हिसाब से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं जहां तक भी हो पाते हैं एग्जांपल, लेकिन आपको होमवर्क मिल गया है, मैं सारे एग्जांपल कराऊंगा, चिंता मत करो, कुछ छोड़ूंगा नहीं। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन वो कर लो, ये है ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर बाकी के बेटा करके ला लो। देखो 5 क्वेश्चन, और चाहते हो तो आगे के भी कर लोगे तो और बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस करके देखना। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज, क्या गिवन है, पहले गिवन में देखो लिख लो, ब्रेथ इज whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ये पहला पॉइंट गिवन है जो हमारे काम का है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो ब्रेथ है उसकी लेंथ से 3 मीटर कम है। इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द, एरिया कितना दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर मोर देन, 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। अभी समझाऊंगा, अभी समझाएंगे, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। एरिया ऑफ पार्क इन द शेप ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अच्छा देखो कुछ ऐसा है, बता देता हूं आपको। बेटा आपको ना क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। उस रेक्टेंगल के ऊपर क्या बना हुआ है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो देखो अब क्या बोला गया है कि ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया इस वाले से कितना ज्यादा है बेटा 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। अगर मान लो इसका इसका जो है 2 है तो इसका कितना होगा 6, अगर इसका 3 है तो इसका कितना होगा 7। बोला है ना कि 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क इन द शेप ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। जो बेस दे रखा है रेक्टेंगुलर पार्क का, सुनते हैं ना, ट्रायंगुलर पार्क का, और एल्टीट्यूड दे रखी है 12। ये जो हाइट दे रखी है बेटा ये क्या दे रखा है 12। यार ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहले लेट द, देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, लेट द लेंथ बी x, लेंथ को x मान लिया, सो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3 कम x माइनस 3, यस और नो। भैया बोला गया है ना साफ साफ कि जो उसकी लेंथ है ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है उसकी लेंथ से। अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी x माइनस,
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू द 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फील्ड। ये तो बोला गया है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है उसके एरिया ऑफ पार्क से, यानी जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 4 मीटर ज्यादा है एरिया ऑफ पार्क से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ये मैंने मान ली x तो ये कितनी है x-3, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी x इंटू x-3 बराबर 4 प्लस हाफ इंटू बेस कितना होगा ये x ही होगा इंटू हाइट कितनी है इसकी 12। ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस कितना है x है, हाइट कितनी है 12 है ना। तो यहां से 2 6 जा 12 कट गया। एक्स स्क्वायर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4 प्लस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन, अब बुक की मत देखना, बुक में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, बुक में अलग अलग होंगी क्योंकि बुक में कुछ और मेथड कर रखा है, हमारे सामने तो ये आ गई। अब हम तो इसको ही सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, सुनना मेरी बात। अब यहाँ देखो मैं इसे करके दिखा देता हूँ। d कितना आएगा b स्क्वायर यानी 81 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4। डी कितना आ गया 81 प्लस 16, डी कितना आ गया 107 97, सॉरी चेक कर लो कहीं गलती हुई हो, कभी कहो कि सर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, एक मिनट, एक गलती कर दी हमने बेटा, एक गलती कर दी। इसका जो बेस गिवन है ना वो ब्रेथ गिवन है, लेंथ नहीं। कितना गिवन है, यहाँ है वो जो फील्ड है ना वो इसमें ना होके कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। तो ये x-3 और ये 12 होगा, ये गलती हुई है बस। तो बेस x-3 होगा इंटू 12। अब कर लो 2 6 जा 12, अब कर लो 4 प्लस 6x माइनस 18। ठीक है, अब हो जाएगा सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 14, समझ गए। अब कर लो सॉल्व इसे प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 14 बचा, इधर जाके प्लस का। कर लो सॉल्व। ठीक है, अब आप कर सकते हो इसको सॉल्व, इसे करके लाइएगा। तो मैं इसको यहीं एंड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो मेरे से पूछेंगे तो मैं बाकी के एग्जांपल खुद कराऊंगा, मोटर बोट वाला स्ट्रीम वाला चिंता मत करो। लेकिन 4.3 के आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन खुद ही करके लाने हैं बच्चों, पहले बता रहा हूँ। और जो भी डाउट्स है वो मेरे से पूछेंगे। चलिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, मेरे पे डाउट आया है बेटा, मैंने बोला था इसको यहीं खत्म करके एक्सरसाइज 4.2 में 1 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन कहता है √2x²। हमें क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हालांकि जब कहीं नहीं लिखा है तो क्वाड्रेटिक से करो, सबसे आसान हो जाता है। इसको क्वाड्रेटिक से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, मगर फिलहाल मैं फैक्टराइजेशन से सिखा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन नहीं है। लेकिन आपसे पेपर में कोई कहेगा नहीं किसी से भी करो, लिखा है तो वही करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 10, फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 + 2। कैसे देखो, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे √2 की √2 में 2 हो गया और 2 5 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके क्या आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करके 10। तो 5 + 2 7, 5 2 जा 10। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। कॉमन क्या आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 5। इससे पहले यही कॉमन लिख लो, मैंने कल भी बताया था लिखने का, पहले यही ले लो। अब जरा देखना √2x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए, सेम √2 की मल्टीप्लाई करूं, है ना। तो √2 लिख दो बाहर, खत्म क्वेश्चन। भैया इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए √2 में, या ऐसे देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 √2 आ जाए, तो √2 की करनी पड़ेगी ना, ऐसे देख लो। तो x प्लस √2x प्लस 5 = 0। तो एक बार तो x की वैल्यू माइनस √2 आ रही है और एक बार x की वैल्यू -5/√2। खत्म क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए जो मेरे पे आया है को डाउट का, फोर्थ क्वेश्चन। ये भी इतना, ये तो बहुत आसान था बच्चों। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 2x² माइनस x प्लस 1/8। अच्छा सॉरी, 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो इसका एलसीएम ले लो पहले, 8 आएगा
16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या करो, बहुत आसान है ये तो, 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 और 4 इंटू 4 16। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 क्या आ गया, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1/4 कॉमा 1/4, यानी इसका अगर आप इसका d निकालोगे तो d कैसा आएगा, 0। डेफिनेटली d क्या आएगा, इसका 0 आएगा, क्योंकि सेम आ रहे हैं ना। तो देखो यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों, और वरना आज जो लॉस कर रहे हो ना अपना, आज जो हो रहा है उसका पछतावा आज नहीं, जब जॉब नहीं मिलती ना, जब हमें पछतावा होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन था अपने मदर फादर पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, वो मौका जब हाथ से निकल जाता है ना तो बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करो, स्कूल को भी अच्छा लगता है अपने, जब बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है, टीचर को भी, और सबसे ज्यादा खुशी तो पेरेंट्स को होती है। तो ये मौका जाने मत दो, मन लगा के पढ़ाई करो। आप भूल जाओ कोरोना है या नहीं, बहुत गिने चुने मौके आते हैं लाइफ में जब आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराते हो, और वो मौका अभी इस साल है, फिर 2 साल बाद आएगा 12th में, फिर आगे आएंगे, लेकिन कोशिश करो ना कि हर एक मौके पे कराओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू, मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट हो मेरे को कॉल करके पूछिए, बेफिक्र होके।